टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर इंतजार की घड़ी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज दोपहर ठीक 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग और काउंटिंग की तारीखों का ऐलान करेगा। लोकसभा चुनाव के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। आपको बता दें कि 2019 में 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। पिछली बार 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में आम चुनाव हुए थे और नतीजे 23 मई को घोषित कर दिए गए थे। देखना होगा इस बार कितने चरणों में मतदान होता है। और पिछली बार 67% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। 2019 में बीजेपी ने 37.36% वोट के साथ 303 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस को 52 सीटें हासिल हुई थी। तो देखिए, दोपहर ठीक 3 बजने का इंतजार किया जा रहा है जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तो चलिए, तारीखों के ऐलान के पहले लगातार एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसको लेकर चर्चा कर रहा है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, जुल्फिकार और नीलेश, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए एक राजनीतिक मेहमान सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी एमपीसीजी पर। नमस्कार। तो चलिए, शुरुआत वर्मा जी के साथ ही करते हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ से सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। आपकी पार्टी की तरफ से 6 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। आखिर प्रत्याशियों के मामले में एक बार फिर से, जैसा कि हमने देखा था विधानसभा चुनाव में, इस बार फिर से आपकी पार्टी पीछे रहेगी वर्मा जी? रितु जी, पीछे रहने वाली बात नहीं है। आप पहले भी देखेंगे कि ज्यादातर जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है वो निर्वाचन की तिथि तय होने के बाद जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होता रहा है। इस बार तो आधे से ज्यादा 11 में से 6 प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने भी कर दी है और बाकी के प्रत्याशी भी लगभग तय हो गए हैं। सीईसी की बैठक जो है 18 तारीख को है। संभवतः उस दिन बाकी प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाएगी। मूल बात जो है, प्रत्याशियों के संदर्भ में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने 11 प्रत्याशी तय कर दिए हैं, लेकिन उनके यहाँ जो स्थिति है, पहला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा से शुरू होता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेता और कार्यकर्ता नहीं थे। जो सामरी के विधायक थे कांग्रेस के, जिसके ऊपर इनके जो भाजपा के मूल मोर्चा संगठन और कमल छाप के प्रमुख प्रचारक की जो भूमिका में पिछले 4 साल से है छत्तीसगढ़ में ईडी, उस ईडी के आरोपी थे। टोल परिवहन मामले में 5 लाख के भ्रष्टाचार का आरोप ईडी ने सीधे तौर पर लगाया था, उसको भाजपा में शामिल करके प्रत्याशी बना है। उसी तरह से जो मोहन मंडावी की टिकट काटकर जिसको कांकेर से टिकट दी गई है, उन पर महिला के अपहरण और यौन शोषण का आरोप है। गोंडवाना समाज के लोगों ने अभी हाल ही में उसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था, ज्ञापन भी दिए। जिस तरह से रायपुर जो राजधानी है, वहां कांग्रेस के युवा नेता राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय जी लड़ रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। और उनके खिलाफ जिनको भाजपा ने टिकट दिया है, उन पर तरह तरह के भू माफिया होने का, कृषि मंत्री रहते जो उपकरण सब्सिडी में घोटाले का आरोप लगा, काउंटर तय होते थे। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ये मान चुकी है कि जन आक्रोश मोदी सरकार के खिलाफ है। एंटी इनकम्बेंसी ऋतु जी चरम पर है। यही कारण है कि 11 में से ये 9 प्रत्याशी बदल दिए, केवल 2, एक दुर्ग से विजय बघेल को रिपीट किया है और संतोष पांडे को राजनांदगांव से। बाकी 9 प्रत्याशियों की टिकट काटना, पिछले बार जो लड़े थे उनको एकदम से बदल देना, ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ रही है कि मोदी सरकार के वादा खिलाफी और नाकामियों के चलते जनता का मुंह भाजपा से भंग हो चुका है। अब उसका ठीकरा जो है अपने स्थानीय प्रत्याशियों पर फोड़े हैं, लेकिन उससे मोदी सरकार के पाप नहीं धुल जाते। जो इनकी वादा खिलाफी है, जो इनके टाइम बाउंड वादे थे, 100 दिन में महंगाई कम करने का, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का, C2 फार्मूले पर जो 50% लाभ देकर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का, आज किसान सड़क पर है। MSP की कानूनी गारंटी की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, आज मोदी जी उस पर मौन है। जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, 2 करोड़ के हिसाब से तो 20 करोड़ मिलना था। उस रेशियो में छत्तीसगढ़ के भी कम से कम 40-45 लाख युवाओं को नौकरी मिलता, लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं, बल्कि उल्टे लगी लगाई नौकरी छूट गई। जिस तरह से महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम, क्रूड ऑयल 2014 की तुलना में ऋतु जी आधे दाम पर है, लेकिन पेट्रोल डीजल जो है, जो डीजल उस टाइम 68 का हुआ करता था, आज 100 के पार है। 3 रुपया 54 पैसा प्रति लीटर की दर से सेंट्रल एक्साइज लगता था 2014 में, उसको मोदी सरकार ने 31
रुपए तक बढ़ाया और वर्तमान में भी 19 रुपए 90 पैसा है। तो अभी भी वो 6-7 गुना मुनाफाखोरी करके जो है जनता के जेब पे डकैती डाल रही है। तो चलिए, तो वर्मा जी जनता का इस कहना पर है वादा खिलाफी जवाब जो देगी। की गई है उसकी नाराजगी जो है नतीजों में यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोबारा आपके पास लौटूंगी, नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश जी, वर्मा जी को भी आप सुन रहे होंगे, मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे थे। अगर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जो लोकसभा चुनाव होने, मुद्दों की अगर बात की जाए तो कौन से मुद्दे इस बार हावी दिखाई देंगे? देखिए, जो वर्मा जी जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि है ये हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस के लिहाज से वो बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है कि वो करें। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में इस बार मुद्दे होने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, मुझे लगता है केंद्र के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होने वाला है। युवा जो है वो रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो पिछली बार की राज्य सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार जो अभी चल रही है। उन हर मुद्दे पे जब भी युवाओं की बात होती है तो वो ये कहते हैं कि सारी चीजें ठीक है, सारे वादे पूरे हो रहे हैं, वो भी अलग बात है, लेकिन रोजगार की उचित व्यवस्था, जो जैसा पढ़ाई किया है, जो जिस काबिल है उस काबिल उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ी समस्या है युवाओं के बीच है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की इस बार वो मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा। इसके साथ साथ जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो खासकर आवास योजना की बात हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% आवास योजना का लागू किया जा सके, जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की बात हो, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो मुद्दे हो, और महंगाई जो सबसे बड़ा, खासकर घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के जो दाम की बात कांग्रेस लगातार कह रही है, कहीं न कहीं आम जनता के बीच भी ये मुद्दा होने वाला है छत्तीसगढ़ में। और रोजगार जो है सबसे हावी होने वाला है इस मुद्दों के साथ साथ। ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें, पार्टियां इसमें किस तरह से साथ पाती है, कांग्रेस के फेवर में वो जाता है या नहीं जाता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुद्दा जरूर ये होने वाला है, रोजगार, महंगाई सबसे प्रमुख मुद्दों में शामिल रहने वाला है छत्तीसगढ़ से। तो चलिए, नीलेश बता रहे थे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी हमें दिखाई देंगे। जुल्फिकार का भी रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ की जो 11 सीटें हैं उनमें से हमने देखा है 9 सीटें बीजेपी के पास है और केवल 2 सीट कांग्रेस के पास है। क्या लगता है बीजेपी के लिए ये सीटें बचाना कितनी बड़ी चुनौती होगी, या फिर ये जो 9 का आंकड़ा है वो 11 तक पहुंचेगा जैसा कि पार्टी दावा भी कर रही है? पॉलिटिकल पार्टियों का दावा करना उनका अपना एक अधिकार कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाना होता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग होती है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बैठकें चल रही हैं, संगठन के लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें अगर देखा जाए तो तेज़ी नज़र आती है और इसमें स्पीड नज़र आती है। वहीं अगर मान लो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस तरीके की सक्रियता जो है ना वो ज़्यादा नज़र नहीं आती है। हालांकि ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब से राज्य बना है उसके बाद से लोकसभा चुनाव में खासकर कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं। या तो एक लोकसभा सीट जीते हैं या तो हाईएस्ट उनका परफॉर्मेंस 2 लोकसभा सीटें रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी पर्याप्त स्पेस है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जान रहे हैं और कांग्रेस भी जान रही है, क्योंकि लंबे समय तक कोई भी अगर सत्ता में रहता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी होती है। लेकिन विपक्ष के जो प्रत्याशी होते हैं, विपक्ष की जो टीम होती है, उसे उन चीज़ों को, खामियों को जनता के बीच में बताना होता है। छत्तीसगढ़ के अगर लिहाज से बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में महातारी वंदन योजना ने काम किया और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ से चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब देखें तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को फिर फोकस कर रही है और राहुल गांधी ने कहा और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इस बात को शामिल किया जाएगा कि महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देना है। अगर इस वादे को कांग्रेस जन जन तक पहुंचा देती है और महिलाओं तक इस बात को पहुंच जाती है कि साल में 1 लाख, मतलब सीधे से समझ लीजिए कि 8,000 रुपये महीने का एवरेज पहुंचेगा। और 8,000 जो रुपए हैं वो आज देखें तो छोटे जो सी कैटेगरी के, डी कैटेगरी के जो शहर हैं उनमें 8,000 की सैलरी भी मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे में उनको काम भी, वहाँ पर रोजगार 8,000 रुपये का मिलना मुश्किल होता है। रायपुर में भी अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे लोग 8,000 रुपये में काम कर रहे हैं। अगर इस बात को विश्वास दिला ले जाती है कांग्रेस महिलाओं को कि उन्हें इतनी राशि मिलेगी, तो जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आएंगे। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें तो महातारी वंदन का सीधा सीधा उदाहरण हम देख ही चुके हैं। और अगर ये बात कांग्रेस जन जन तक पहुंचा देती है और छत्तीसगढ़ की जो 70 लाख महिलाएं जो सीधे तौर से महातारी वंदन की लाभार्थी हैं हुई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, और उस तक ये बात पहुंच जाती है तो बहुत चीज़ें बदलती हुए नजर आएंगी। तो समीकरण बदलते
जो राजनीतिक परिदृश्य में वो बदलते नजर आते हैं, जैसे जैसे घोषणाएं होती हैं और जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ती है और उसके बाद तस्वीर साफ होती है और लोगों का जो मन है वो मन बनना शुरू हो जाता है कि उन्हें आखिर किसको सत्ता की चाबी देनी है। हालांकि मोदी जी पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है और जिस तरीके से बातें हैं कि जो खुला पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा और उन्होंने तमाम उन बातों का जिक्र किया जो भारतीय जनता पार्टी अपनी यूएसपी मानती है, जो काम किए गए धारा 370 हो, 3 तलाक का विषय हो और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और कांग्रेस जो है अपने वादों को लेकर अगर सही तरीके से जनता पे विश्वास दिला लेती है तो कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में मजबूत होती हुई नजर आएगी। जी, तो चलिए कांग्रेस से वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही सवाल वर्मा जी से भी कर लेते हैं। वर्मा जी देखिए, मोदी जी ने कल खुली चिट्ठी लिख दी, जितनी उपलब्धियां थी वो गिनवा दी। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार ने डीए बढ़ा दिया। अब क्योंकि देखिए जनता का आशीर्वाद तो जरूरी है, जनता का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आंकड़े बढ़ेंगे कैसे। आपकी पार्टी की बात की जाए तो किन मुद्दों के साथ कैसे आप लोग जनता के बीच पहुंचेंगे? ऋतु जी, सबसे बड़ा छल जो है केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों के साथ, महिलाओं के साथ और युवाओं के साथ किया है। देखिए, श्रेय लेने की राजनीति ये करते हैं। 4% डीए जो है वो कांग्रेस की सरकार ने घोषित किया था। निर्वाचन के कारण से मतदान की तिथि तक जो है वो स्थगित था और मतदान होने के बाद में निर्वाचन आयोग ने अनुमति दे दी थी। 3 महीने से इनकी सरकार है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की घोषणा को ये अमल करके अपना श्रेय ले रहे हैं, तो ये इनकी जनता जो है समझदार है। ओपीएस के मामले में इनका क्या रुख है? कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग जो है पुरानी पेंशन नीति थी जिसको हमारी सरकार ने लागू किया है, उसको फिर से ये अड़ंगे लगाने का काम ये कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो है सार्वजनिक उपक्रम को बेच रहे हैं, भर्तियां रोकी गई है, केंद्रीय विभागों में 9 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन ये नए रोजगार देने, वहां पर भर्तियां चालू करने के बजाय सार्वजनिक उपक्रम को बेचने का काम ये कर रहे हैं। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये प्रमाण है कि आप पिछली तिमाही का जो अभी आंकड़ा आया है, देश के इतिहास में पहली बार कृषि विकास दर जो है 1% से भी कम है। 0.7% जो है कृषि विकास दर मोदी राज में है। इससे स्पष्ट है कि किसानों की दुर्दशा मोदी सरकार में बहुत ही दयनीय है। जीएसटी लगा दिए गए हैं कृषि उपकरण के स्पेयर पार्ट में, दुनिया में कहीं नहीं है 28% का जीएसटी। खाद, बीज, तमाम चीजों पे 18% जीएसटी जो है, ये मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं। महिलाओं के साथ इन्होंने, देखिए, जो महंगाई मोदी की गलत आर्थिक नीतियों के चलते बढ़ी है, उसके सबसे ज्यादा भोगी जो महिलाएं हैं, 410 का सिलेंडर अभी 900 के पार है। और जिस प्रकार से ये 1000 रुपए महीना की बात करके ठगना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार जो है बनेगी केंद्र में तो हमारा स्पष्ट वादा है। राहुल जी ने घोषित किया है कि 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में साल में आएगा। मूल बात देखिए, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर जनता चर्चा करेगी। 10 साल का यूपीए का कार्यकाल रहा है जिसमें भोजन का अधिकार, राइट टू फूड आया, सूचना का अधिकार, आरटीआई आया, जिस तरह से काम का अधिकार, मनरेगा आया जिसमें 100 दिन के काम की गारंटी थी। और मोदी सरकार तो लगातार ऐसे जनहित के जो मद हैं उसमें कटौती कर रही है। हर बजट में खाद्य सब्सिडी जो है 30%, 25% कटौती हो रही है। खाद की सब्सिडी काटे जा रहे हैं। मनरेगा का बजट घटकर 20% हो गया है, उसमें तो 15 दिन का काम आप वर्मा जी बीजेपी सरकार की बता रहे हैं, अगर आपकी बात की जाए तो आपकी पार्टी कितनी सीटों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है? ऋतु जी, सभी सीटों पर कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है। कार्यकर्ता जो है हमारे उत्साहित है। आरएसएस के सर्वे में ही छत्तीसगढ़ में बस्तर, कांकेर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा में भाजपा की हालत खस्ता है। ये आरएसएस के सर्वे में और तमाम बुद्धिजीवी पत्रकारों के से चर्चा में ये बातें सामने आ रही कि भारतीय जनता पार्टी तो 8 से 9 सीट में बेहद कमजोर स्थिति में है। तो कांग्रेस खैर सर्वे भी होते रहते हैं, हालांकि ये नतीजे बताएंगे सर्वे कितने सही साबित होते हैं। दोबारा आपके पास लौटूंगी। नीलेश का एक बार फिर शुरू करते हैं। नीलेश, यहाँ पर रायपुर की सीट को लेकर चर्चा करना चाहूंगी जो कि काफी हाई प्रोफाइल है। विकास उपाध्याय वर्सेस बृजमोहन अग्रवाल। और रायपुर की अगर बात की जाए जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है, यहाँ पे काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार। दिलचस्प मुकाबला रायपुर में एक तरह से देखा जाए तो जो इतिहास रहा है वो बीजेपी के फेवरेबल है। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद खासकर कभी भी बीजेपी वहां से हारी नहीं है। लेकिन इस बार जो रोचक पहलू दोनों ही पार्टियों की ओर से, सुरेंद्र जी भी इससे इनकार नहीं करेंगे, हमारे साथ हैं,
वो एक रोचक पहलू ये है कि दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर जब टिकट मिली और उसके बाद एक चर्चाएं जो आम हुई, हालांकि प्रत्याशी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक या पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन एक आम चर्चा पूरे रायपुर में भी हुई और छत्तीसगढ़ में भी हुई कि दोनों ही दल के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, चाहे वो बीजेपी के ब्रिजमोहन अग्रवाल की बात हो या फिर विकास उपाध्याय की बात हो। विकास उपाध्याय जी को लेकर तो दिल्ली वो गए थे, इस बात पर भी चर्चा होने लगी कि दिल्ली वो गए ही इसीलिए है कि टिकट वापस ले लिया जाए, लेकिन हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है और विकास जी भी इस पर आपत्ति उन्होंने जताई थी और इसको इनकार किया था, लेकिन चर्चा एक आम हुई थी और ये दोनों ही दलों के लिए है। तो ऐसे में एक रोचक पहलू ये भी है कि दोनों ही प्रत्याशी अगर सच में दिल से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे तो वो किस तरह से मैदान में जाएंगे, फिर पार्टियां अपने अपने स्तर पे दोनों को कैसे मजबूत करेंगी, वो भी एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। लेकिन इतिहास जरूर कहता है, बीजेपी के फेवर में जा रहा है कि अभी तक यहाँ से छत्तीसगढ़ से न सिर्फ कड़े मुकाबले भी नहीं देखने को मिले, हरदम एक तरफा मुकाबलों में बीजेपी को जीत मिलती रही है ज्यादातर जब चुनाव में छत्तीसगढ़ बनने के बाद से। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अभी चुनाव में ऐलान होने के बाद किस नीतियों पर पार्टियां जाती हैं, किस मुद्दों को लेकर जाती हैं, कितना गुना पाती है प्रत्याशी को लेकर, प्रत्याशी कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं, उनको लेकर उनकी इमेज कैसी बन पाती है। क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी है, उनको लेकर कहा जाता है कि वो जिसके खिलाफ भी लड़ते हैं, एक रामायण में एक कैरेक्टर है बाली का, उनको लेकर कहा जाता है कि उनके सामने जो भी खड़ा होता है वो आधा पल बाली के पास चले जाता है। ब्रिजमोहन अग्रवाल को लेकर ये चर्चाएं होती रहती है कि वो चुनाव में उसी कैरेक्टर के साथ चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ जो भी लड़ता है आधा उसका बल तो वैसे ही ब्रिजमोहन अग्रवाल के पास चले जाता है। ये चर्चाएं होती रहती है। तो ऐसे में उस चर्चा के साथ साथ और कितना समीकरण बना पाती है कांग्रेस, उनके खिलाफ ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी भी कितना सिर्फ इस मुकाबले में न रह जाए कि ये सीट तो हमारी सीट है, ब्रिजमोहन अग्रवाल एक बड़े प्रत्याशी हैं, तो वैसे में उनका एक तरफा छोड़ न दे, ये सब भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर रायपुर जो है एक बार इंटरेस्टिंग होने का लग रहा है कि इस बार रोचक चुनाव रायपुर में होगा। और बिल्कुल नीलेश, अगर हम बात करें रायपुर की, इसके अलावा बिलासपुर और जांजगीर चांपा की भी बात की जाए तो ये भी बीजेपी का गढ़ है। हालांकि लगभग सभी सीटों पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी सी आगे दिखाई तो दे रही है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी इस बार चुनावी मैदान में बिल्कुल एक्टिव नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और चलिए बढ़ते आगे इधर